रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की खोज मार्कोनी से पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने किया। इन्हें बंगाली साहित्य विज्ञान का पिता माना जाता है। ये वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया और भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता बने। ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने साबित किया कि पेड़ों में भी भावनाएं होती हैं। चलिए जानते हैं इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संसार। मेरा नाम है अनुष्का और आज मैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगी जिन्होंने सर्वप्रथम रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया और अंग्रेजों के समान वेतन देने के लिए ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। दोस्तों, जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को बंगाल, अब बांग्लादेश के ढाका जिले में हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु ब्रह्म समाज के नेता थे। 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव में ही शिक्षा ग्रहण की। बसु की शिक्षा एक बंगला विश्वविद्यालय में शुरू हुई। इनके पिता कहते थे कि अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा अच्छे से आनी चाहिए। बसु ने एक भाषण में 1915 ईस्वी में कहा, उस समय अंग्रेजी स्कूल में भेजना हैसियत की निशानी होती थी, लेकिन मैं जहाँ बैठता था वहाँ मेरे बगल में मुस्लिम परिचायक और मछुआरे के बेटे बैठते थे। ये मुझे पक्षियों, जानवरों और जल जीवों की कहानियां सुनाते थे। शायद इन्हीं कहानियों ने मुझे प्रकृति की संरचना और शोध करने के लिए प्रेरित किया। जगदीश चंद्र बसु की दिलचस्पी जीव विज्ञान में बहुत थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश किया और 22 वर्ष की उम्र में जीव विज्ञान पढ़ने के लिए लंदन चले गए। लेकिन स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण ये कैम्ब्रिज के काइस्ट विद्यालय चले गए। वहाँ प्रोफेसर फादर लाफोन ने इन्हें भौतिकी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1885 ईस्वी में ये अपने स्वदेश भारत आ गए और भौतिकी के सहायक प्रधानाध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। यहाँ बसु 1915 ईस्वी तक रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेजों जितना वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उनकी तुलना में 1/3 वेतन मिलता था। बसु ने इसका विरोध किया और बिना वेतन के 3 वर्षों तक काम करते रहे, जिसकी वजह से बसु की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इन पर काफी कर्जा हो गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए इन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी। चौथे वर्ष बसु की जीत हुई और इन्हें पूरा वेतन दिया जाने लगा। बसु एक अच्छे शिक्षक थे। ये कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमानों पर वैज्ञानिकों का उपयोग करते थे। इनके कुछ छात्र जैसे सत्येंद्र नाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री बने। ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मैक्सवेल ने गणितीय रूप से विविध तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, लेकिन इसके सत्यापन के पहले ही मैक्सवेल की मृत्यु हो गई। इसके बाद ओलिवर लाज ने इन तरंगों का प्रदर्शन 1888 में तारों के साथ उन्हें प्रेषित करके किया। जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक हटज ने भी 1888 में मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रयोग करके दिखाया। लाज ने हटज की मृत्यु के बाद उनका काम जारी रखा और 1994 में एक व्याख्यान दिया और अपने व्याख्यान को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। लाज के कार्य ने भारतीय वैज्ञानिक बसु सहित कई वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। बसु के माइक्रोवेव शोध का उल्लेखनीय पहलू यह था कि इन्होंने तरंग दैर्घ्य को मिलीमीटर स्तर पर लगा दिया। ये प्रकाश के गुणों के अध्ययन के लिए लंबी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के नुकसान को समझ गए। 1893 ईस्वी को निकोला टेस्ला ने पहले सार्वजनिक रेडियो संचार का प्रदर्शन किया। इसके एक साल बाद बसु ने 1 मिलीमीटर रेंज माइक्रोवेव तरंग का उपयोग बारूद दूरी पर प्रज्वलित करने और मंदिर का घंटी बजाने में किया। बोस का डबल अपवर्तित क्रिस्टल द्वारा बिजली की किरणों के ध्रुवीकरण पर पहला वैज्ञानिक लेख 1895 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को भेजा गया। इनका दूसरा लेख लंदन की रॉयल सोसाइटी को 1895 ईस्वी में भेजा गया। इसे दिसंबर 1895 ईस्वी में लंदन पत्रिका इलेक्ट्रोपोलेरिस्कोप पर प्रकाशित किया गया। बसु ने अपने प्रयोग उस समय किए थे जब रेडियो एक संपर्क माध्यम के तौर पर विकसित हो रहा था। जगदीश चंद्र बसु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तरंगे डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का इस्तेमाल किया और इस पद्धति में
कई माइक्रोवेव कंपोनेंट्स की खोज की थी। इसके बाद 50 साल तक मिलीमीटर लंबाई की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर कोई शोध नहीं हुआ। 1897 ईस्वी में लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपने मिलीमीटर के तरंगों पर शोध की वर्णना दी। बसु ने अपने शोध में वेवमाइट्स, हार्न एंटेना, डाई इलेक्ट्रिक लेंस, अलग अलग पोलराइजर और सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया था। ये सारे उपकरण कोलकाता के बसु इंस्टीट्यूट में आज भी मौजूद हैं। बसु ने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अस्तित्व का पूर्वानुमान किया था, जिसकी खोज 1977 ईस्वी में सर नेविल्ले मोट ने की। बसु का बायोफिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपने प्रयोग में यह दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक माध्यम से होता है, ना कि केमिकल माध्यम से। बसु ने सबसे पहले माइक्रोवेव के वनस्पति के टिश्यू पर होने वाले असर का अध्ययन किया। इन्होंने मौसम बदलने पर पौधों पर होने वाले असर का भी अध्ययन किया। बसु ने रासायनिक इनहिबिटर्स और बदलते तापमान से पौधों पर होने वाले असर का भी अध्ययन किया। अलग अलग परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बदलाव का विश्लेषण करके ये इस नतीजे पर पहुंचे कि पौधे संवेदनशील होते हैं। ये दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह अनुभव कर सकते हैं। बसु ने कोशिकाओं और धातु को पौधों के टिश्यू पर प्रतिक्रियाओं की समानताओं को नोट किया। बसु के प्रयोगों ने कोशिकाओं और धातु में चक्रीय फटीग प्रतिक्रिया दिखाई। बसु ने बदलते हुए इलेक्ट्रिकल स्टिमुली के साथ पौधों का बदलते हुए इलेक्ट्रिकल प्रतिक्रिया का ग्राफ बनाया और यह दिखाया कि जब पौधों को जहर या चेतना शून्य करने वाली दवा दी जाती है तो उनकी प्रतिक्रिया कम होने लगती है और आगे चलकर शून्य होने लगती है। 1917 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु को नाइट की उपाधि प्रदान की गई और शीघ्र ही भौतिक व जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। 23 नवंबर 1937 ईस्वी को ये महान भारतीय वैज्ञानिक इस जहां को अलविदा कह गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बसु ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। इन्होंने रेडियो विज्ञान के जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, जिस समय अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय इन्होंने अपने सामने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। सचमुच यह शख्सियत कभी न भूलने वाला है, जिसका नाम इतिहास में अमर है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।